एमए सेमेस्टर थर्ड की सीपीटी की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज कई दिन बाद आपसे वीडियो के माध्यम से वार्तालाप हो रही है। जैसे हमने बताया था, पिछले कुछ समय से अति व्यस्तता के कारण मैं आपसे वीडियो के माध्यम से जुड़ नहीं सका, इसलिए आज ये सोचकर आपके सामने मैं वीडियो के सामने बैठा हुआ हूँ, यही सोचकर कि आज जॉन रॉल्स के विषय में आपसे कुछ बात करेंगे। दिस इज द थर्ड यूनिट, वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन रॉल्स। और अगर आपको याद हो, हमने पिछली बारी आपसे जो बात किया था, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे, दैट वर अबाउट कार्ल पॉपर, रॉबर्ट नॉजिक, है ना, और मिल्टन फ्रीडमैन। इन तीनों के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। एंड आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और अगर आपने नहीं पढ़ा है इन 3 अध्यायों को या 3 विचारकों को, इसको ज़रूर पढ़िएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल पॉपर, रॉबर्ट नॉजिक एंड मिल्टन फ्रीडमैन। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं जॉन रॉल्स के बारे में, अगेन इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये आती है, वाई जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स को हम क्यों पढ़ाते हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉन रॉल्स इन पॉलिटिकल फिलॉसफी? ये राजनीतिक दर्शन का विषय है और इसमें जॉन रॉल्स को हम क्यों पढ़ाते हैं, इसका क्या महत्व है? एज वी ऑल नो दैट जॉन रॉल्स, ही वॉज अ सेलिब्रेटेड थिंकर. The book he wrote and the work that he produced as a political theorist became very important for our subject as well as for other subjects equally. जॉन रॉल्स ने जिन जिन विषयों पर उसने लिखा है, और विशेष रूप से उसने जो न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में लिखा है, वो हमारे राजनीति शास्त्र के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आपको पता है, उसकी पुस्तक का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ 1971, अर्थात 1971 में उसने पुस्तक लिखी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अर्थात न्याय का एक सिद्धांत। ये उसकी पुस्तक का नाम है। यूं तो उसने बहुत बड़ा काम किया, ही हैज रिटन एक्सटेंसिवली एंड मैसिवली, बट ऑफ ऑल हिज वर्क्स परहैप्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इट इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक, इफ आई से दैट विल नॉट बी रॉन्ग. अब यहाँ पर बात यह आती है कि उसने इस पुस्तक को लिखा क्यों? why was he so much concerned with the notion of justice? वो न्याय के सिद्धांत को लेकर क्यों इतना ज़्यादा चिंतित था? तो इसका एक मूल बात यह है कि उसकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, और स्वाभाविक इसलिए बिकॉज ही वॉज लिविंग एट अ टाइम इन अमेरिका. ही इज़ एन अमेरिकन स्कॉलर, ही इज़ एन अमेरिकन थ्योरिटिशियन, एंड ड्यूरिंग हिज टाइम्स इन अमेरिका a massive revolution, a massive agitation was going on. A massive movement was going on between the whites and the non-whites. When he wrote his book in the decade of 1970s or preceding the 1970s, lot of, you can say, rumblings, lot of turmoil was going on in the American society. अमेरिका के समाज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, व्यापक आंदोलन चल रहा था श्वेत और अश्वेतों के मध्य, बिटवीन द वाइट्स एंड द नॉन वाइट्स. एंड द सेंट्रल क्वेश्चन बिटवीन द, यू कैन से, द कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज गोइंग ऑन, द सेंट्रल क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कंसर्निंग जस्टिस. सबसे महत्वपूर्ण विषय जो था इस आंदोलन का, वो न्याय को लेकर था. द नेटिव्स, दैट इज द वाइट पॉपुलेशन, वाज नॉट सेटिस्फाइड with the concept of justice that was there at that time, nor was the non-white population. ना श्वेत और ना ही अश्वेत, जो 2 समुदाय थे, बड़े समुदाय उस समय भी थे और आज भी थे, आप जानते हैं, इन दोनों के मध्य न्याय को लेकर बड़ा असंतोष था. ना श्वेत समुदाय ये समझता था उसके साथ न्याय किया जा रहा है, और ना ही अश्वेत समुदाय. Both the groups were of the opinion that they were being treated unjustly. राज्य के द्वारा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, ये दोनों समुदाय के लोग अपने अपने विषय में समझते थे. और रॉल्स के सामने बहुत बड़ा ये एक विषय सामने उठकर आया. रॉल्स ने इस बात को अनुभव किया कि चाहे
रिपब्लिकन्स जब सत्ता में आए थे या आते थे, या जब डेमोक्रेट्स सत्ता में आए, उन्होंने जो जो नीतियां अपनाई, जो जो विशेष रूप से आर्थिक और वित्तीय नीतियां अपनाई, द इकोनॉमिक और द फाइनेंशियल पॉलिसीज दे अडॉप्टेड बाय द रिपब्लिकन्स एंड द डेमोक्रेट्स दैट फेल टू सेटिस्फाई बोथ द ग्रुप्स, ये दोनों समुदायों को वो संतुष्ट नहीं कर सके। विशेष रूप से जो अश्वेत समुदाय था, जो एक मिक्स्ड ग्रुप था, एक मिश्रित, जो अश्वेत जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुप था, और उसमें मिक्स जो था उसमें ब्लैक्स की ज़्यादा तादाद थी। जो ब्लैक्स अर्थात जो अफ्रीकन ओरिजिन के जो प्रवासी लोग वहाँ आए थे, रह रहे थे, इमिग्रेंट्स हम जिनको कहते हैं, वो लोग जो वहाँ रह रहे थे उनमें बहुत अधिक असंतोष था। असंतोष इस बात को लेकर था कि जो विशेष रूप से ये था कि जो वेल्थ और इनकम था, अर्थात संपत्ति और आय, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस समय, कि वेल्थ और इनकम को लेकर असमानता बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गई थी। अश्वेत समुदाय ये समझता था कि उसके पास ना तो धन है और ना ही उसकी अच्छी आय है, सारा फायदा श्वेत समुदाय ही उठा रहा है। दिस वॉज द जनरल इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द ब्लैक्स दैट देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ of the blacks and the whites. They were under the notion, the blacks were under the notion that all the advantages were being reaped by the white population and they were being victimized. ये ऐसा उनको ये चाहे भ्रम कह लीजिए या उनको एक ऐसा अनुभूति हो रही थी अश्वेतों को कि सारा फायदा, सारी संपत्ति, बड़ी बड़ी आय के जो लोग थे वो सब श्वेत समुदाय के लोग थे और उनको ही सारा लाभ मिल रहा था और इनको कुछ नहीं मिल पा रहा था। जॉन रॉल्स ने कहा कि चाहे पूंजीवादी व्यवस्था रही हो अमेरिका में, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था रही हो, कैसी भी अर्थव्यवस्था वहाँ रही हो, लेकिन दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था या इसके अतिरिक्त जो भी अर्थव्यवस्था रही हो अमेरिका में, कोई भी अर्थव्यवस्था वहाँ पर आय तथा संपदा को लेकर कोई समान या जिसे हम कह लें कोई खाई को पाट नहीं पाया है। नीदर द रिपब्लिकन्स नॉर द डेमोक्रेट्स दे हैड बीन एबल टू ब्रिज द गैप दैट एग्जिस्टेड between the two groups of populations, that is the whites and the non-whites, in terms of income and wealth. इसलिए रॉल्स इस बात को स्पष्ट महसूस कर रहा था कि कुछ ऐसा करा जाना चाहिए, अर्थात जब तक न्याय के सिद्धांत भली प्रकार से बनाए नहीं जाएंगे, वेल थॉट principles of justice, unless they are carved out, unless they are enacted, perhaps this kind of movement will not come to a stop. And there will be controversies, there will be mistrust, there will be disbelief in the society between the two groups of the population. रॉल्स ने यह अनुभव किया, जब तक न्याय के सिद्धांतों को सही प्रकार से नहीं बनाया जाएगा, तब तक श्वेत और अश्वेतों के मध्य किसी भी प्रकार का अविश्वास जो उत्पन्न हो गया था उसे कम नहीं किया जा सकता था। और रॉल्स ने स्पष्ट किया कि ना तो रिपब्लिकन्स जिनका पूंजीवादी मूल मंत्र होता है और ना ही डेमोक्रेट्स जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, दोनों जने असफल हो चुके हैं। बोथ द पार्टीज दे हैव बीन रेंडर्ड अनसक्सेसफुल, whether they were practicing capitalism or whether they were championing for the mixed economy. But both kind of economic systems, they had utterly failed to satisfy both the groups, particularly the non-white group. So against this background, John Rawls came up with his theory. इस प्रकार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए रॉल्स ने अपनी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब देखिए, रॉल्स ने दो सिद्धांत दिए। अपने न्याय के सिद्धांत के बारे में जब बात करता है, ही फॉरवर्डेड टू पर्टिकुलर नोशंस, दो पर्टिकुलर बातें कहीं, दो विशेष प्रकार की बात कही। एक तो कहता है ओरिजिनल पोजीशन और दूसरा कहता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। अच्छा, अब इससे पहले बात करने से पहले एक बात को हम स्पष्ट कर दें। रॉल्स का जो ये न्याय का सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो लिखता है, उसमें उसने न्याय का आधार
लॉक से लिया है, दैट इज ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉकियन थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक का जो न्याय जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ है जॉन रॉल्स। तो दोनों जॉन्स हैं, देखिए, वन जॉन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जॉन। अब जॉन लॉक ने तो कहा था कि प्राकृतिक समाज में व्यक्ति जो रह रहा था, एक समय बहुत अच्छी उसकी स्थिति थी, स्वर्णिम अवस्था में रह रहा था एक समय, किंतु कालांतर में धीरे धीरे वो स्वर्णिम अवस्था में गिरावट आती चली गई और इस वजह से उसको प्राकृतिक समाज से निकलना अनिवार्य हो गया था। Therefore he concluded an agreement, he entered into an agreement among all his fellow beings। ये जॉन लॉक कह रहा है कि एक समय प्राकृतिक अवस्था की स्वर्णिम अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्वर्णिम अवस्था समाप्त हो गई और फिर जब वो इतनी असहनीय हो गई तब सभी लोगों ने आपस में मिलकर एक सामाजिक समझौता का निर्माण किया, एक अनुबंध किया आपस में, जिससे वो एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे, एक राजनीतिक समाज का निर्माण करेंगे, एक पॉलिटिकल सोसाइटी का वो निर्माण करेंगे और ये सामाजिक समझौता ऐसा होगा। और उसमें उसने कुछ लिमिटेशंस शासकों के ऊपर रख दिया कि शासक जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर सकता है, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार को लेकर। सो दिस वाज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट अकॉर्डिंग टू लॉक हैपेंड इन द स्टेट ऑफ नेचर व्हेन दे वर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट अनबियरेबल स्टेट ऑफ नेचर। दे कंक्लूडेड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग देमसेल्व्स whereby they agreed to establish a civil society, a political society, which will be protecting their natural rights, and that social contract would guarantee that social contract would be guaranteeing the safety of the lives and the safety of the property. So this was a kind of social contract that was concluded in the words of Locke between the people in the state of nature. अब यहाँ पर जब लेकिन देखिए जॉन रॉल्स सामाजिक समझौते का सिद्धांत का सहारा ले रहा है, जैसे हमने भी बताया, जॉन रॉल्स इज टेकिंग यू कैन से रिजॉर्ट टू लॉकियन थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमें पहली बात ये ध्यान रखना होगा, जॉन रॉल्स ने हॉब्स का सिद्धांत नहीं अपनाया, उसने रूसो का सिद्धांत नहीं अपनाया, उसने केवल जॉन लॉक के सिद्धांत को अपनाया है, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है, प्रेरित है और इसी को आधार बनाकर वो कहता है कि ये जिसे कहते हैं अनुबंध मूलक सिद्धांत है, ये समझौतावादी सिद्धांत का वो सहारा लेता है जॉन रॉल्स। अब देखिए जॉन रॉल्स ने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया तो वहाँ पर उसे दो नए कंसेप्ट दिए। एक तो जो कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन एंड द सेकंड कंसेप्ट इज द वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये दो नए उसने शब्दों का प्रयोग किया है ना, जो उसने दो नए शब्दों का प्रयोग किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये इसकी अपनी अलग देन है, ये लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के संदर्भ में। नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल पोजीशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अर्थात मूल स्थिति क्या, हिंदी में हम कहते हैं मूल स्थिति। देखिए जो जॉन लॉक कहता है मूल स्थिति, वो जॉन लॉक का ही स्टेट ऑफ नेचर है। What John Rawls says is the original position. In fact, that is the state of nature of John Locke. अब रॉल्स ने कहा